हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसके पार्ट 5 को लेकर। इससे पहले मैंने नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा, जो हमारे मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है उसका वहाँ पे ऑलरेडी जनवरी मंथ तक कंप्लीट हो चुका है और आज सुबह से ही फरवरी मंथ का भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ एक जगह आपको मिल जाया करेगा, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का ही। और आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा की तरह डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिसंबर मंथ का आज का आखिरी है ये। तो इसमें ज़्यादातर हम सारे जो भी क्वेश्चंस है ना, वो सभी को कवर कर लेंगे, उन सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ कुछ हम ये पिंगू से रिलेटेड है ना, आप पिंगू आप सुनोगे, इसको ज़्यादातर जो भी नॉर्मल है या आप उसको पिंगू के नाम से जानते होंगे, जो भी जो बचपन में जो भी ये कार्टून्स आते थे उससे रिलेटेड, तो इसको पिंगू बोल के ही मैं आपको यहाँ बुला रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कुछ रिलेट करके मैं याद आपको कराना चाहूँगा। ये अंटार्कटिक और पिंगू ये दोनों का एक रिलेशन है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको बताऊंगा। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हम कुछ कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। प्लीज़ इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी जैसा भी बताऊँ प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए, आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा आएगा ही आएगा, ये इतना बस मेरे ऊपर आप ट्रस्ट करिए। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे साथ मेरे कुछ पर्सनली भी सोशल जो नेटवर्किंग साइट है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं इन आईडीज़ की मदद से, जो कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का आपका हो गया यहाँ पे, और ये टेलीग्राम का भी हो गया, जहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के टेलीग्राम के में भी आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर्सनली भी मैं आप यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, और सारे मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं इसका आपको अपडेट आपको इन तीनों जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, यहाँ से भी आप मिल सकता है आपको। ठीक है, तो कहीं पर भी आप बस बने रहें, किसी एक जगह में भी अगर बने हैं तो आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। फेसबुक में भी अब बहुत जल्दी मैं वहाँ पर भी पीडीएफ लाने का सोच रहा हूँ, बट थोड़ा गैदरिंग हो गया था इसलिए नहीं ला रहा हूँ, बट जल्द ही फेसबुक को भी सारे पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे और भी इनोवेटिव क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी का तो मैं अभी सीएससी ईपीएफओ चल ही रहा है, इसके अलावा अभी तो सिर्फ करंट अफेयर्स पे कर रहा हूँ, बट अभी बहुत जल्दी फुल ईयर का एक सेशन स्टार्ट होगा, जो एक साल में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा यूपीएससी का। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कहीं भी आपको पे करने की किसी जगह में ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार बने रहें। हम लोग एकदम स्क्रैच से लेके एंड तक पूरा चीज़ आपको यहाँ कवर कराया जाएगा बिना किसी एक रुपए का, और सारे पीडीएफ मटेरियल से लेके सारे बुक्स जो भी लगेगा वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी एक रुपए का। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में आप बीपीएससी का भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 60 डेज का ये कोर्स होगा, बिल्कुल मुफ्त होगा, ना कोई चीज़ का आपको आपको यहाँ पे कुछ डोनेशन करना है, ना ही कुछ आपको शेयरिंग करना, कुछ भी आपसे नहीं। बस आप बने रहिए, और जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं प्लीज़ उतना जुड़ सके, उससे ज़्यादा हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। इसके अलावा मेरे साथ पैरेलली अभी एसएससी और रेलवेज का भी क्लासेस चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे रिस्पांस आए जा रहे हैं इस सारे क्लासेस के। तो इसलिए एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को भी आप लोग देख लें, या वो फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मतलब एसएससी और रेलवेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। हो सकता है शायद आप उनके प्रिपरेशन में आप उनको किसी तरह का आप योगदान दे सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब हुआ कुछ कुछ हमारे चैनल से रिलेटेड। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नीचे जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर लें। आपको सब्सक्रिप्शन का यहाँ चैनल का जो आइकन दिख रहा है, यहाँ से भी आप जो आप क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन वाले लिंक में डायरेक्टली चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है आपको ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है क्या, ये बीटीआर, ये हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था बीटीआर से रिलेटेड, ये है क्या। तो हमने आपको करंट अफेयर एनालिसिस वाले सेशन में भी ये इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये बोला जा रहा है ये बीटीआर किस एरिया में, तो ये बोडोलैंड आपको असम का एरिया, ये पूरा का पूरा असम है, ये मत समझिएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा असम है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से है, लग रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये आपको ऊपर आपको अरुणाचल मिल जाएगा, नीचे मेघालय मिल जाएगा, यहाँ त्रिपुरा मिल जाएगा, यहाँ आपको मिजोरम मिल जाएगा, यहाँ आपको मणिपुर मिल जाएगा, यहाँ नागालैंड मिल जाएगा। तो एक तरह से आप देख पा रहे हैं ये एरिया, पर देखिए ये आसाम बीच का उसमें पार्ट यहाँ पे रेड करके दिया हुआ, और बाकी जो है साइड साइड का रॉक। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये आपका बोडोलैंड है। पहले के टाइम में ये बहुत ज़्यादा एरिया में कवर था, बट अभी के टाइम में ये 4 स्पेशल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें ये
पूरा तरह से इनका कंट्रोल है। ठीक है, वो कौन कौन हो गए? आपको कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। हमने एनालिसिस वाले सेशन में भी इसके बारे में आपको बताया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ये चारों का चारों डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तीन जो है ना, होम मिनिस्ट्री, असम गवर्नमेंट और ये बोडो ग्रुप, इन तीनों के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। एक वो तीनों एक साथ आगे बढ़े हैं और कुछ अच्छा पीसफुल वहाँ करने का यहाँ सोचा गया है, और सेंट्रल के द्वारा यहाँ पे प्रॉमिस भी किया गया कि हम बहुत अच्छे लेवल का डेवलपमेंट इस एरिया में करेंगे। तो ये सब चीज़ के तहत और ज़्यादा डीप में एनालिसिस नहीं करूंगा, बट आपको जो हल्का फुल्का ये एरिया से रिलेटेड जानना था, तो ये बोडो असम का जो नदन पार्ट है ना, ये यहाँ पे बिलोंग करता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। हमेशा की तरह दोस्तों को याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, वीडियो को पॉज करना है आपको, और फिर आगे प्रोसीड करना है खुद से अप्रोच करते हुए। बाद में फिर उसके बाद प्ले करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपके और मेरे जो तरीका था उसमें क्या डिफरेंस था, जिससे आपका आंसर गलत हुआ, या आपका सही भी होता तो भी आप अपने और मेरे तरीकों को जरूर मिलाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपको अलायंस ऑफ स्मॉल इंडियन आइलैंड स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, AOSIS से रिलेटेड। तो यहाँ पे फिर से आपको 3 स्टेटमेंट्स ही दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि AOSIS जो है ना, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लो लाइंग कोस्टल और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के अराउंड में रहता है। ठीक है, देख लेते हैं, ये भी आपको कीवर्ड हो गया। दूसरा है कि द मेन पर्पस ऑफ द अलायंस इज टू कंसोलिडेट द वॉइसेस ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, बोल रहा है कि जो ग्लोबल आपको कैसे करके एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग को किया जाए, तो ये आपको स्मॉल आइलैंड का वॉइसेस कैसे करके लाया जा सके, ये उसका एक आपको अलायंस है। देख लेते हैं ये स्मॉल आइलैंड है या कोई और भी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व है ना। तीसरा स्टेटमेंट होगा कि AOSIS है ना, ये पार्टनर्स करता है किसके साथ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ बोला जा रहा है, जिससे कि ये इफेक्टिवली क्लाइमेट नेगोशिएशन किया जा सके। तो ये क्या UNDP के साथ है या किसी और बॉडी के साथ है? तो इसलिए हो गया यहाँ का कीवर्ड। चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सही आंसर है क्या? तो आपको ऑप्शन डी सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है। ये ग्लोबल वार्मिंग या UNDP, ये सारे चीज या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के तीनों ही सही हैं, इसलिए आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट यानी ऑप्शन डी सही मिला आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा वर्चुअल ऑटो स्पाई से रिलेटेड। ठीक है, ऑटो स्पाई बोल रहा है, ऑटो स्पाई से रिलेटेड है ये। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि ये जो वर्चुअल ऑटो स्पाई है ना, ये आपको काम करता है, डॉक्टर्स यूज रेडिएशन टू एग्जामिन द इनर्ट्स टू रिच अ कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। तो डॉक्टर स्पेशली इसका यूज करते हैं कि कैसे करके कॉज ऑफ डेथ को पता लगाया जा सके। जब वो कोई बॉडी आता है ना पोस्टमार्टम वगैरह सब के रिलेटेड, तब उसको कैसे कॉज ऑफ डेथ को पता लगाने के लिए ये यूज किया जाता है। तो क्या कॉज ऑफ डेथ को या डॉक्टर मतलब डेड बॉडी से रिलेटेड ये? चलिए देख लेते हैं, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा है कि एक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, CT, ठीक है, CT स्कैन सुना ही हो गया। तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब MRI मशीन कैन नॉट बी यूज। तो ये कैन नॉट हो गया यहाँ का कीवर्ड। क्या ये दोनों चीज क्या इसमें यूज नहीं किया जाता है? ये आपको पोस्टमार्टम से रिलेटेड में देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि वर्चुअल ऑटोस्पेन है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि वर्चुअल ऑटो जो है ना, डॉक्टर्स यूज रेडिएशन टू एग्जामिन द इनर्ट्स टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, सॉरी ये डी यानी 2 3 गलत है, 1 नहीं सही। वही मैं सोच रहा हूँ, ये मैं 1 2 3 क्यों पकड़ लिया। ठीक है, 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये कैन नॉट हो गया यहाँ पे कीवर्ड, ये इसको गलत कर दिया। और यहाँ पे जो टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये भी गलत है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम और लेस ये कंज्यूम करेगा, लगभग 30 मिनट का। ठीक है, जो कि 2.5 घंटा लगता था, उसको 30 मिनट में ये वर्चुअल ऑटोस्पी क्या करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉज ऑफ डेथ को पता कर सकेगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा इसलिए क्वेश्चन था, आप लोग प्लीज इसे याद रखिएगा एज ए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से रिलेटेड। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है ना, इसमें बोला जा रहा है 3 स्टेटमेंट दिया है और फिर से यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, पिछला वाला इनकरेक्ट था। तो CAF जो बोला ना, इज अ फ्लाई वे कवरिंग अ लार्ज कंटिनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया बिटवीन द आर्कटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन एंड द एसोसिएटेड आइलैंड चेन्स। तो ये एक फ्लाई वे कॉन्टिनेंटल एरिया यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं।
दूसरा है कि CAF जो है ना, ये माइग्रेशन रूट्स है, इंक्लूड करता है स्टेपीज को और कोल्ड डेजर्ट ऑफ द सेंट्रल एरिया यूरेशिया को। तो ये क्या, ये सही बात है, ये क्या स्टेपीज और डेजर्ट ऑफ द सेंट्रल यूरेशिया इसको कवर करता है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स along with Central Asian Flyway emphasizes on coordinated efforts by all relevant stakeholders in conservation of the winged species। देखिए ये इस तरह का चीज ना आपको आंसर मतलब क्या स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है, बट आपको ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन माइग्रेटरी बर्ड्स ये जो बोला गया ना, ये खाली एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। बाकी सारा चीज आपको देख पढ़ के ही पता चलेगा, ये आपको एक्सप्लेनेटरी है ये CAF का, ठीक है। तो इसलिए उतना कुछ बात नहीं है, ये एम्फसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज आपको यहाँ का कीवर्ड है, बाकी और सब कुछ आपको मतलब बहुत ही चुटकी सा ये कीवर्ड था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही सही है। ये क्या एरिया देख पा रहे होंगे ना, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन है आपको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है, जो कि एम्फसाइज करता है कि कैसे करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जो भी कंजर्वेशन है ना, विंग्ड स्पीसीज जो भी पंछी है ना जो उड़ते हैं वो इसी एरिया में उड़ते हैं, ठीक है। कभी आप मौसम के हिसाब से वो चेंज होते होते ये एरिया में ही वो फ्लाई पूरा करते हैं, ठीक है। ये अपना अपना प्रजाति है उनका। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट का वो देख पा रहे होंगे, अभी स्काई वाला एरिया एक अलग है, वहाँ अलग विंग्स स्पीसीज जो है पक्षी वो सब उड़ते हैं। उसके अलावा ये आपको वायलेट वाला दिख गया होगा, पिंक वाला दिख गया होगा, व्हाइट वाला फिर अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज से रिलेटेड यहाँ बोला गया है, तो इसीलिए आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। आपको ये डायग्राम भी थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा आपको 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसके बारे में स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन सेल्युलर टेक्नोलॉजी that will provide faster and more reliable communication with high latency, ठीक है। हाई लेटेंसी मतलब, तो ये लेटेंसी से रिलेटेड मैंने पहले ही आपको बताया था, अभी मैं नहीं बताऊंगा, वरना मैं अगर बता दिया तो आप आंसर पहले ही समझ जाओगे, ठीक है। तो हाई या लो क्या चाहिए, तो इससे रिलेटेड ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है आपको कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च 3 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। ये जो 3 साल का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इनोवेशन एंड रिसर्च इन 5G, तो ये 3 साल का प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट हो गया, जब एक बार 5G बिकम्स कमर्शियल, जब 5G कमर्शियल हो जाएगा तो इसका ना जितना ज़्यादा फेवर ये 5G एनेबल्ड वंस जो भी है ना, जो भी है बहुत ही ज़्यादा ये यूजर्स को मतलब रिक्वायर होगा कि कैसे करके वो करंट डिवाइसेस को अपने फेवर में ले सके, बहुत ही और कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। एक क्लिक पे आपको बहुत कुछ यहाँ पे IoT डिवाइसेस से लेके सारा चीज़ बहुत अच्छा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं तीनों में से कौन सा करेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी यानी 2 और 3 सही है, 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ये हाई लेटेंसी वाला बात यहाँ पे जो सही नहीं है, ये अल्ट्रा लो है। लो लेटेंसी तो छोड़िए, ये अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब टाइम कंज्यूमिंग, आप जस्ट क्लिक करोगे वो काम फटक से नहीं हो जाएगा। तो वही चीज का यहाँ बात है, ये लो लेटेंसी है, जो कि 2G आप फोन जब यूज करते थे, आपको इंटरनेट या GPRS जब उस वक्त यूज हो रहा था ना, तो उस वक्त क्या होता था कि आप कोई चीज पेज खोल रहे हैं, वो पेज ही खोलने में आता है ना आइडिया का एक एडवर्टाइज लोडिंग लोडिंग, तो वो लोड होते होते ही इतना टाइम चला जाता है। तो 5G है क्या हाई लेटेंसी, वो एक गलत है, ये लो अल्ट्रा लो लेटेंसी है, ठीक है। लेटेंसी का मतलब वही टाइम डेटा टेक्स टू ट्रैवल बिटवीन द सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन, मतलब आप यहाँ से अगर विकीपीडिया को ओपन कर रहे हैं तो आपका जो सोर्स है और आपका जो डेस्टिनेशन, ये दोनों का जो टाइम कनेक्शन है ना वो बहुत फास्ट होना चाहिए, जिससे आप विकीपीडिया से कुछ पूछ रहे तो विकीपीडिया फटक से नहीं आपको रिस्पॉन्स दे, तो वो जो स्पीड है ना वो लेटेंसी वही वहाँ पे फैक्टर करता है आपको सारे जो भी 2G 3G 4G 5G में, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट से रिलेटेड, तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है, इसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि तीनों के तीनों ही कंफ्यूजिंग, और ये डी तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, ठीक है। तीनों ही बहुत ही इंटर रिलेटेड है। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया, यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, ठीक है, IFPRI के द्वारा है। ए और बी एकदम नहीं है इसका पार्ट, ठीक है, तो इसीलिए ए और सी दे दिया। देखिए यहाँ पे तो सी तो सही आंसर है, बट ए अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आपको सी के बारे में पता है, ए के बारे में ठीक से नहीं पता है, जबकि ये फूड एंड एग्रीकल्चर FAO तो इंटरनेशनल बॉडी है फूड से रिलेटेड, तो आपको मन में कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। 2019 का ये रिपोर्ट निकाला गया था IFPRI के द्वारा, ठीक है। ये स्त्री नहीं होगा, स्त्री से ध्यान से रखिए, स्त्री फूड से रिलेटेड ध्यान रखते हैं, है ना, फूड से रिलेटेड स्त्री लोग ही ज्यादातर मतलब फीमेल लोग ही ज्यादातर ये ध्यान देते हैं,
उसी से इफ्प्री से रिलेटेड इस्त्री को मतलब रिलेट कर लीजिए, और गुड फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है ये इफ्प्री के द्वारा है, ठीक है। कुछ भी रिलेट करके आप निकाल लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो कंफ्यूज होंगे आप ऐसे क्वेश्चन में वो एफएओ के लिए जाएंगे, और एफएओ को टिक करेंगे तो वहाँ आपका 2.67 मार्क्स आप यूपीएससी को वापस से देके आ रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड। इसे हम एनालिसिस वाले सेशन में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किए थे। चलिए देखते हैं एक बार और इससे रिलेटेड है क्या, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि फ्यूल सेल जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, वो यूज करेगा हाइड्रोजन को एंड और उसके साथ ऑक्सीजन को टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को ही यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी मतलब बनाने के लिए, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी वहाँ पे होगा, तभी तो होगा। ये तो आपको जेन्युइन बात है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर तो सही होते हैं अगर आप थोड़ा भी केमिस्ट्री या फिजिक्स का आपको नॉलेज होगा, पर जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बट हल्का सा अभी इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको आंसर ऐसे स्टेटमेंट को गलत नहीं करना है। पहले दूसरा और तीसरा भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि लाइक अ बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन आल्सो स्टोर एनर्जी। तो क्या आल्सो स्टोर एनर्जी, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ना, ये प्रोड्यूस करता है स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये क्या, एक ग्रीन हाउस गैसेज भले ही है प्रोड्यूस, ये बोल रहा है कि प्रोड्यूस करता है बट स्मॉलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया आपका यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। हमारा सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 3 सही है। स्मॉलर अमाउंट ऑफ जो क्वांटिटीज है ना ग्रीन हाउस गैस ये प्रोड्यूस करता है, ये सही बात है। बट स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल या डीजल व्हीकल होता है ना, ये यहाँ टैंकी हुआ, जैसे जैसे आप वो फ्यूल जाएगा वो कंबशन में, उस तरह वैसे वैसे करके वो डायरेक्टली रियल टाइम में वो एनर्जी को, ऐसा नहीं है कि बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, वो लोग क्या करते हैं जो अभी प्रेजेंटली चल रही हैं, वो अपने बैटरी पूरा एनर्जी स्टोर करते हैं, मतलब आप 8 घंटा 10 घंटा 5 घंटा चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर उस एनर्जी को यूज करते हैं, है ना। बट ये जो है ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये वाले में आप जैसे जैसे जितना ही आप हाइड्रोजन अमाउंट देंगे एज अ इनपुट, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको ये सब चीज मिलेगा, जिसके वजह से आप व्हीकल्स को मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट जो 2 है वो गलत है, बाकी 1 और 3 दोनों ही सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन हो गया आपको एनीमिया से रिलेटेड। एनीमिया से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इनएफिशिएंट टू मीट साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये क्या आपको आरबीसी का बात हो रहा है या डब्ल्यूबीसी का बात यहाँ पे करना है, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है या किसी और विटामिन डेफिशिएंसी है या कोई और टाइप का डेफिशिएंसी है, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। तीसरा है प्री मेच्योर डिलीवरी कैन ऑल्सो लीड टू चाइल्डहुड एनीमिया, ठीक है। चाइल्डहुड अगर एनीमिया अगर है तो फिर प्री मेच्योर बिना मेच्योर हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी किस तरह से ये आपको बोला जाए कि एनीमिया का शिकार हो तो वो चाइल्डहुड मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस है। तो क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन सी हो गया सही, यानी 1 3 सही है, प्रीमेच्योर वाला भी पॉइंट सही है, और ये आपको रेड ब्लड आरबीसी से रिलेटेड वाला भी सही है, बट 2 गलत है, क्योंकि ये प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है, ये आपको जो एक्चुअली है ये आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। एनीमिया आपको आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, जो कि मेन कॉज है ग्लोबली, कि किस तरह से जो भी आपको ये जो जैसे फोलेट हुआ, विटामिन B12 हुआ, या विटामिन ए डिफिशिएंसी हुआ, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुआ, ये सबसे रिलेटेड आपको जो आयरन डिफिशिएंसी मेनली यही सब की वजह से आता है। जब ये सब चीज अगर बॉडी में विटामिन मिल रहे हैं तो आयरन की डिफिशिएंसी होगी नहीं और आपका एनीमिया नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक सही था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया आपको वेब मैपिंग सर्विस से रिलेटेड। ये वेब मैपिंग सर्विस से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, क्योंकि हाल ही में हमने इससे रिलेटेड डिस्कस भी किया था, ये भुवन के बारे में, ठीक है। भुवन के बारे में हाल ही में डिस्कस किया था, है ना, एक डायग्राम वगैरह सब कुछ दिखा के आपको। पहला बोल रहा है कि इट अलाउज यूजर्स टू एक्सप्लोर 2D/3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था कि इससे रिलेटेड आप अपना गूगल भी करेंगे, इसके वेबसाइट में भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग जो भी हमारे फ्रेंड्स मेरा बात माने होंगे वो इजीली इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 2D 3D रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। Woven also provides timely disaster support services। क्या ये टाइमली डिजास्टर सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है? देख लेते हैं। तीसरा बोला कि डेवलप्ड बाय आईआईएससी बैंगलोर। तो ये आईआईएससी बैंगलोर के द्वारा किया गया है या कोई और बॉडी है, ठीक है। ये हो गया कीवर्ड तीनों, आपको तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 1 2, यानी
स्टेटमेंट ए सही है, सॉरी स्टेटमेंट 1 2 सही है, यानी ऑप्शन ए आपको सही है, ठीक है। बट स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, ना कि आपको आईआईएससी। ये एक तरह का आपको मैप है, आप इसका अगर भुवन खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा, जैसे जीपीएस आप मैप यूज करते हैं अभी, उसी तरह का ये भुवन ऐप है। आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन भी अगर सर्च करना चाहो ना, आप अपना पर्टिकुलर एड्रेस को, वो भी आप वहाँ पे जूम इन वगैरह, साइड मूव, स्क्रॉल डाउन वगैरह आप करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसरो के द्वारा, हमारे खुद के सैटेलाइट है ना, उनके द्वारा ये दिया जा रहा है, जिससे कि फार्मर्स को, वो फार्मर्स स्पेशली जो पंचायत लेवल पे है ना, वो लोग पंचायत सारा जो भी उनके एरिया में जो प्रोजेक्ट्स हो रहा है, फार्मर्स नहीं है, पंचायत से रिलेटेड है, तो पंचायत किसी गांव में जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस लेवल पे चल रहे हैं, क्या काम हो रहा है ना, तो वो इन सैटेलाइट और इन जो इमेजेस है ना, इनके मदद से वो भुवन जो एप्लीकेशन है, इसके मदद से वो लोग क्या करेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक बात हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको, फार्मर इंक्लूड, ये फार्मर जो नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर्स है ना 2007 का, उसमें एक टर्म है फार्मर, वो क्या क्या इंक्लूड करता है ये फार्मर, ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, आपको सही है जो भी है इसमें, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होल्डर्स है, पेस्टोरेट्स है, नॉन कॉर्पोरेट प्लांटर्स हैं, गार्डनर्स है, पर्सन एंगेज इन शिफ्टिंग आपको कल्टीवेशन, इसमें से पांचों में से कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि पांचों के पांचों, ठीक है। ये पांचों के पांचों ही आपको ये फार्मर्स में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जिसको अप्रूवल दिया गया था सेंटर के द्वारा 2007 में। और ये जो टर्म है ना, इंक्लूड स्पेशली करता है ट्राइबल फैमिलीज और पर्सन्स को भी, जो कि एंगेज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ठीक है। उसके अलावा ये जो नेशनल पॉलिसी है ना, जो फार्मर से रिलेटेड, ये ड्राफ्ट किया गया था आपको नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, जो कि एमएस स्वामीनाथन के द्वारा हेड किया गया था, उस कमेटी को उनके द्वारा ही है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएस स्वामीनाथन को क्या नाम से बुलाया जाता है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये बहुत ही फेमस है, और इनको क्या अवार्ड मिला है, जो कि मतलब वर्ड, मतलब क्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा आप, क्योंकि जब ये न्यूज में बन चुका है, तो आप थोड़ा इसके बारे में भी, इसका बैकग्राउंड भी देख लें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया हमको एमिशन गैस रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, बहुत ही यहाँ पे चारों के चारों इंटर रिलेटेड और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल, सॉरी ऑफ नहीं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी के द्वारा ये चीज रिपोर्ट निकाला जाता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर का इशू पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, कैसे वो लोग अपना फॉलो कर पा रहे हैं, कैसे वो लोग अपना कट्स किए हैं, वो सारी चीज से रिलेटेड इशू चल ही रहा था, तो इसलिए ये जानना जरूरी था, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से रिलेटेड, ठीक है, एसडीआरएफ से रिलेटेड। बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हो रहे हैं हमारे पूरे कंट्री में, जिससे रिलेटेड स्टेट से रिलेटेड जाना जरूरी है। सेंट्रल का तो हमने जानता ही है, जो नेशनल लेवल पे है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, और हमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। ये इनकरेक्ट देखने में बार बार इसलिए दिला रहा हूँ, देखिए आउट ऑफ 180 क्वेश्चन तो करेक्ट ही पूछेगा, कुछ क्वेश्चन जो इनकरेक्ट पूछेगा ना, आप फ्लो में उसको करेक्ट कर देंगे। ये चीज को लेकर मैं आपको बार बार ये हैबिट बनाना चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन रीड करते ही सबसे पहले इनकरेक्ट करेक्ट को जज करेंगे, ठीक है। पहला बोल रहा है कि एसडीआरएफ वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, तो ये 14th फाइनेंस कमीशन है, या 12 है, या 10 है, या क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें बोला जा रहा है कि 50% और टू एसडीआरएफ वो सपोर्ट करते हैं, और रिमेनिंग जो 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही आता है। ये क्या सही बात है, ये दोनों जो रेशियो है 50-50 का, चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोला कि स्टेट गवर्नमेंट में यूज द फंड्स अवेलेबल अंडर द एसडीआरएफ फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स दैट द, देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, ऐसे तो आप आग बंद करके सही कर दीजिए, बट कभी कभी इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा ये सही होते हैं, 90% चांसेस सही होते हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि, और आप बाउंड्री लाइन अभी टच नहीं किए, तब वैसे सिचुएशन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कराने के लिए ये सब टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 है, ये दोनों के दोनों ही सही है, मतलब 1 और 2 दोनों के दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट 3 सही है, जैसा मैंने बोला ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। 1 गलत है क्योंकि 14th नहीं, ये 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा है। ये 13th फाइनेंस कमीशन किसके अंदर में किया गया है, 13th फाइनेंस और 14th फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन कौन है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। 14 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 13th का भी एटलीस्ट आपको होना चाहिए पता, ठीक है।
सेकेंड वाला भी गलत है स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि ये 75% और 90% का शेयर दिया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना उनके द्वारा दिया जाता है। किनको किनको? जो भी जनरल स्टेट्स हैं उनको तो 75% वो सपोर्ट करेंगे, 25% वो जो स्टेट्स है, जैसे उड़ीसा में अगर आपको साइक्लोन आया या कोई ऐसे स्टेट्स में आया जहाँ पे आपको वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया हुआ है, तो उनको 75% करेंगे। और जिनको जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हुआ या जम्मू एंड कश्मीर हुआ, इन सबको जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ तो उनको वो 90% शेयर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बाकी 10% उनके गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और जो इनका हेड होता है ना वो होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि हेड किया जाता है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है ना उनके द्वारा ही हेड किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा केन बेटवा रिवर लिंकिंग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये केन बेटवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि ये फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये फर्स्ट है क्या? चलिए देख लेते हैं, इसलिए कीवर्ड हो गया यहाँ का। दूसरा बोल रहा है कि केन बेटवा रिवर है ना, ये ओरिजिनेट करता है मध्य प्रदेश में और उनका ट्रिब्यूटरी, ये किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये नर्मदा रिवर का है। ठीक है, ये दोनों यहाँ का कीवर्ड हो गया। तीसरा स्टेटमेंट का बोल रहा है कि केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। तो केन रिवर क्या पन्ना टाइगर रिजर्व को पास करता है? चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी 1-3 सही है। हाँ, ये टाइगर रिजर्व को पास करता है। पहला भी सही है कि ये फर्स्ट एवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। उसके बाद अभी 2 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट भी हमने डिस्कस किया, सेकंड और थर्ड भी डिस्कस किया। तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेकंड और थर्ड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा है। सेकंड तो उतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं था, बट थर्ड कंट्रोवर्सी में था। सेकंड आपको नॉर्थ साइड में था, थर्ड आपको साउथ साइड में था। इतना भी मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो केन बेटवा रिवर है ना, ये एमपी से तो अपना ओरिजिनेट होते हैं, बट ये ट्रिब्यूटरी किसका है? यमुना नदी का है। और यमुना नदी भी इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां जाके गंगा में ही मिल जाती है। तो ये बात है ना कि ये नर्मदा है। ठीक है, और ये राजघाट, परिचा और मती तला डैम ये बेटवा रिवर के यहाँ बनाया गया है। और केन रिवर जो है पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको भी पास करता है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है, प्लीज इसे याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है और ये पहला प्रोजेक्ट है लिंकिंग का। ठीक है, अगला टॉपिक हो गया आपको इंद्रधनुष प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एम करता है कि कैसे हर बच्चे, हर एवरी ईच एंड एवरी चाइल्ड अप टू 2 ईयर्स, ठीक है, तो अप टू 2 ईयर्स यहाँ का कीवर्ड हो गया, एंड ऑल दोज प्रेग्नेंट वुमेन, ऑल दोज प्रेग्नेंट वुमेन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ पहले बच्चे के लिए है। ठीक है, तो ऑल दोज प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव बीन लेफ्ट अनकवर्ड अंडर द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये क्या इसके अंदर लेके जाया जाएगा मिशन, मतलब इंद्रधनुष के अंदर? चलिए देख लेते हैं सही है या गलत है। दूसरा बोला कि स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा अनरिजर्व या लो कवरेज पॉकेट्स, जो कि सब सेंटर हो या अर्बन स्लम्स हो, उनको ज्यादा ये स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। तो देखिए ये तो सही माना जा सकता है ऐसे स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तीसरा बोला जा रहा है कि इट विल कवर वैकेंसीज वैक्सीन ऑफ मीसल्स, टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ। तो ये सारे क्या एरिया को ये वैक्सीनेशन का भी काम करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस भी है यहाँ, देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही सही है। जैसा मैंने बोला स्टेटमेंट 2 तो एक्सप्लेनेटरी था, बट 1 और 3 भी सही है। 2 ईयर्स और ये ऑल द प्रेग्नेंट, ये दोनों ही कीवर्ड यहाँ इस स्टेटमेंट को सही कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको स्टेटमेंट तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी होगा सही। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा एसियाटिक लायन से रिलेटेड। ठीक है, 2 स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही बताना है। ठीक है, पहला बोल रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम द एंटायर जीनोम ऑफ एशियाटिक लायन हैज बीन सीक्वेंस्ड। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है क्या? ये कि इससे पहले भी हुआ था, और जो कि किया गया है CSIR के द्वारा, जो कि CSIR का जो एक बॉडी है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनके द्वारा। चलिए देख लेते हैं सही बात है या गलत है। दूसरा बोल रहा है कि एट प्रेजेंट द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायन इज इज गिर नेशनल पार्क। तो ओनली होम है क्या गिर नेशनल, जो ये एशियाटिक लायन है सिर्फ ये गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं? और बोला जा रहा है कि वहां पे लगभग 1000 ही बचे हुए हैं। तो ये 1000 यहाँ का कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड भी देख लिए, स्टेटमेंट भी देख लिए। चलिए सही आंसर है क्या? तो ऑप्शन ए सही, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है। ये 1000 नहीं होगा, ये इसका नंबर जो है ये 523 एनिमल्स ही प्रेजेंट है अभी, जो एशियाटिक लायन, और एकमात्र कहाँ, गिर फॉरेस्ट में ही ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ कीवर्ड हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया टाइगर ट्रियम्फ। हमने एनालिसिस वाले सेशन में जो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स वहां डिस्कस किया ही था, तो उससे रिलेटेड बोला जा रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, टाइगर ट्रियम्फ। ठीक है,
तो आपको टाइगर ट्रिम जुड़ा हुआ है आपको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट एवर ऐसा हुआ कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो आर्म फोर्सेस है ना, तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों ही एक साथ टाइगर ट्रम को एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं कहाँ पे, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि एरिया है काकीनेडा कोस्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एनालिसिस वाले सेशन में, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन का आंसर, तो आप भले ये वन लाइनर है बट आप इसको सही किए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ आपको भारतीय पोषण कृषि कोष से रिलेटेड, ठीक है। तीन स्टेटमेंट यहाँ इसके बारे में भी दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ, ठीक है। पहला बोल रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि बिल और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ ये लॉन्च किया गया था, भारत पोषण कृषि कोष, ठीक है। तो ये क्या, ये जो तीनों बॉडी हैं ये हो गया यहाँ के कीवर्ड, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये जो बीपीके है ना, विल बी अ रिपोजिटरी ऑफ द डिवर्स क्रॉप्स अक्रॉस डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे बात बोला जा रहा है, तो क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं क्या है। तीसरा है आपको इट एम्स एट रिड्यूसिंग मेल न्यूट्रिशन, तो ये क्या एम करता है, मेल न्यूट्रिशन का रिड्यूस करने का। ऑफ कोर्स मेल न्यूट्रिशन रिड्यूस करने का ही ना काम करेगा, थ्रू अ मल्टी सेक्टरल रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर अमंग द चैनल। मतलब देखिए ये ऑफ कोर्स रिड्यूस करने से रिलेटेड ही कुछ बात होगा, भले ही ये कौन कौन बॉडी इसमें शामिल है, बट ये पोषण कृषि कोष से रिलेटेड है ना। तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही सही है। यहाँ पे आपको ये भी सही है, एक सेकेंड में आपको ये जो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है ये तो सही है, बट आपको 2 और 3 तो सही होगा ही, बट ये 1 नहीं है, यहाँ पे गलती से हो गया कि आपको ऑप्शन बी होगा ना कि डी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको जो बी है, ठीक है, इसीलिए आपको ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। बाकी आपका जो स्टेटमेंट 2 और 3 है ये दोनों सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर देखिए दिया हुआ लग रहा है आपको कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि कृषि से रिलेटेड बात बोल रहा है ना, बट ये कृषि यहाँ पे है ही नहीं, ये आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड है ना, ये इनके द्वारा ये लाया गया है, ना कि आपको कृषि की बात बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको स्टेटमेंट जो बी है ये यहाँ पे सही है। बाकी आपको मतलब स्टेटमेंट 2 3 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, पहला बोल रहा है कि यहाँ पे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ना, इज अ ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ आईपीसीसी। तो ये क्या आईपीसीसी का प्रोजेक्ट है किसी और का है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज फॉर्म टू वर्क विद द इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी टू स्टेबलाइज अ कॉमन एंड म्यूचुअली एग्रीड नॉलेज। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये एक तरह से आपको इतना लंबा स्टेटमेंट है, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे स्टेटमेंट को आप अगर जल्दी में है तो फटाफट उसको सही कर दे, अगर आप बाउंड्री लाइन में, और अगर जल्दी में भी नहीं है, बाउंड्री लाइन में भी नहीं है, तब आपको अगर पता है तभी करिए, नहीं तो उतना बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस जो कि आपका डू और डाई का सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। जो हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं या उनको उतना टेंशन नहीं है, तो वो तो अच्छे से कर ही पाएंगे, ऑफकोर्स 80-90 कर पाएंगे। जो हमारे बाउंड्री लाइन में फ्रेंड्स हैं, मैं इसके उनके लिए ये थोड़ा बताना चाहूँगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन बी 2 सही है, जैसा मैंने बोला एक्सप्लेनेटरी है, पर पहला गलत है। आईपीसीसी नहीं है, ये आपको जो ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है ना, ये फ्यूचर अर्थ का है, उसके साथ आपको रिसर्च पार्टनर है आपको वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। तो इन बॉडीज के द्वारा किया गया है और ये कोलैबोरेटिवली वर्क किया जा रहा है आपको इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम, और जो कि ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज एंड डाइवर्सिटीज पे होंगे, उसके अलावा अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप। ये सारे देख पा रहे हैं, इतने सारे जो लोग हैं ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करके ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट जो है 1 गलत है, बाकी 2 सही है, क्योंकि आईपीसीसी यहाँ पे नहीं है पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया आपको सीबीएम से रिलेटेड, कोल बेड मीथेन है ना, इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड आपको फिर से 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि इट इज एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। तो ये अनकन्वेंशनल है या कन्वेंशनल है, ठीक है, बेसिक से पार्ट है, बेसिक से आपको ये मतलब कीवर्ड है। दूसरा हो गया आपको इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। तो इंडिया का लार्जेस्ट है, मतलब नंबर 1 है क्या कोल रिजर्व में, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। तीसरा है आपको सीबीएम कैन नॉट बी यूज एज फीडस्टॉक फॉर फर्टिलाइजर। तो सीबीएम कैन नॉट है या हाँ यूज किया जा सकता है एज अ फर्टिलाइजर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 ही सिर्फ सही है। ये जो अनकन्वेंशनल है ना, ये हाँ, ये जो कोल बेड मीथेन है ये अनकन्वेंशनल है,
बट स्टेटमेंट 2 इंडिया लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया का रैंक 5th है कोल के रिजर्व के मामले में। और ये जो CBM कैन नॉट बोला ना, ये CBM कैन बी यूज एज फीड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का यूज ये पा रहे हैं ना, फीड स्टॉक में यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यूज किया जा सकता है। और ये जो कोल का जो सबसे टॉप 5 कंट्रीज है ना, वो हो गया, सॉरी ये आपको 4 की जगह में यहाँ मैंने डॉलर दे दिया है। टॉप 4 कंट्रीज जो है ना, वो नंबर 1 में USA, उसके बाद रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चाइना, 5वें में हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट 1 सही है, 2 और 3 गलत है, ठीक है, क्योंकि ये अनकन्वेंशनल सोर्सेस ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से रिलेटेड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से रिलेटेड, ETF से रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट ही, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ETF है ना, ये भारत बॉन्ड एक्स, हमने ऑलरेडी एनालिसिस वाले सेशन में इसका क्वेश्चन भी मतलब डिस्कस किया है और इसका टॉपिक भी डिस्कस किया है। ये जो BETF है ना, ये इज द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एम रिटेल मतलब एम्ड एट रिटेल इन्वेस्टर्स। तो एम्ड एट रिटेल इन्वेस्टर्स है या आपको कोई और बात है यहाँ का, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। और ये फर्स्ट गवर्नमेंटल है ना, ये भी यहाँ का कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादातर चांसेस है गलत कर बैठेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, टॉप टायर कॉर्पोरेट्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड। तो ये सब लोग क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर इंडिविजुअल से लेके ये सारे लोग। चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2, हाँ ये सही बात है। इंडिविजुअल से लेकर नॉन रेसिडेंट मतलब NRI से लेकर नेट मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये सारे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये आपको है ना, ये एम किया जाता है कंट्री फर्स्ट, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज है, ना कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सचेंज है, ठीक है। ये आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज है पहला, ठीक है। क्योंकि और ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड होगा ना, वो उन पे इन्वेस्ट करेंगे जिनको AAA रेटेड बॉन्ड्स है, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, ठीक है। ये सब कुछ कुछ बेसिक पार्ट भी है, थोड़ा याद रखिए, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, एक बार और आपको अच्छे से मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है आपको, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, भले ये 20th नंबर है, क्योंकि ये आज का लास्ट सेशन है, तो थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस से रिलेटेड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में। तो इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और आपको यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि ये जो DICGC है ना, इसके ये क्या प्रोटेक्ट करता है डिपॉजिटर्स का, अगर बैंक फेल हो जाते हैं। तो देखते हैं ये DICGC है या कोई और बॉडी है, या RBI है, या कोई और मतलब कोई और, या LIC है, ये IRDA है, ठीक है। दूसरा बोला कि व्हेन अ बैंक इज लिक्विडेटेड डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 50%। अगर बैंक अगर यदि डूब जाता है तो डिपॉजिटर्स का जितना भी पैसा होगा उनको 50% ही रिटर्न मिलेगा और बाकी नहीं मिलेगा। ये क्या सही बात है? देख लेते हैं। तीसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट इंश्योर्ड, मैं हटा दे रहा हूँ आपको, नॉट इंश्योर्ड बाय DICGC। तो ये नॉट हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। ऊपर का भी कीवर्ड हमने 50% देखा और उसके बाद डिपॉजिट इफ फेल्स में ये जो DICGC ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी 1 ये DICGC ही इंश्योरेंस का काम करता है बैंक से रिलेटेड। और तीसरा भी ये सही है कि प्राइवेट जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, ये आपको इंश्योर्ड नहीं आता है DICGC के अंदर। बट सेकंड वाला गलत है, क्योंकि 50% नहीं है, ये 1 लाख था, ठीक है। 1 लाख था, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हाल ही के जो बजट आया ना, उसके बाद मतलब फरवरी के बाद, हम दिसंबर का कर रहे हैं ना, तो फरवरी के बाद से जो निर्मला सीतारमण जी उन्होंने 1 लाख से 5 लाख कर दिया है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 50,000 हो और डिपॉजिटर जो है मतलब बैंक आपको बैंकक्रप्ट होने के बाद आपको ये जो DICGC है ये 5 लाख देगा, मैक्सिमम 5 लाख देगा। मतलब अगर आपके अकाउंट में 5 लाख डिपॉजिट है और आपका बैंक अगर डूब गया है तो आपको 5 लाख आसानी से मिल जाएगा। बट अगर 5 लाख से 6 लाख अगर आपका बैंक में जमा है तो आपको 5 लाख ही दिया जाएगा, 1 लाख नहीं दिया जाएगा। बट आपको उससे भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, 20, 25, 50 लाख के लगभग में अकाउंट में है और वो डूब गया है, तब आपको 5 लाख तो इजीली इस DICGC की मदद से मिल जाएगा। इसके अलावा जितना भी पैसा है ना, ये आपको RBI के थ्रू कुछ बहुत सारे इसमें नॉर्म्स है, बहुत सारी चीज़ दिखाना पड़ते हैं, बहुत सारे डील करने पड़ेंगे, पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा डूब जाएगा। अगर आप अच्छा, क्योंकि देखिए ऐसे अमाउंट होंगे तो वैसे लोगों के पास होंगे जिनके पास चैनल है, तो वैसे अमाउंट वहां से निकाल लिया जाता है। बट ये यहाँ पे ऐसा बात बताया जा रहा है कि 5 लाख तक, जो कि नॉर्मल अभी के जो जनरल फैमिलीज होते हैं ना, उनसे रिलेटेड, मिडिल क्लास से रिलेटेड तक का यहाँ मतलब लोअर से लेके मिडिल क्लास तक का यहाँ पे ध्यान दिया गया है 5 लाख तक के लिए, ठीक है। जो कि पहले था कितना, 1 लाख,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, और उसके ऊपर से एक और बात है कि हम लोग जो ऐसा नहीं प्रीमियम पे करते हैं एक्स्ट्रा ये DICGC में, हम लोग जो भी होता है ना ये 0.001% जो भी हम डिपॉजिट करते हैं ना उसका ना DICGC को ना हर साल बैंक के द्वारा ही प्रीमियम पे किया जाता है। जो भी वो लोग देखते होंगे ना मंथली या ईयरली ट्रांजेक्शन कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं बैंक के द्वारा, तो वो सारे चीज ना यहीं पर एवरी ईयर वो ऑलरेडी खुद से पे कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक बात हो गया, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा एम्परर पेंगुइन। ये पेंगुइन से रिलेटेड ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये एक आपको पिंगू पिंगू से रिलेटेड बताया था। पिंगू और अंटार्कटिका का रिलेशन है। चलिए मैं बाद में आपको आंसर के वक्त समझाऊंगा। तो ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि एम्परर जो पेंगुइन है इज द शॉर्टेस्ट। तो ये क्या शॉर्टेस्ट है, टॉलेस्ट है या फैटी है, इस तरह का पेंगुइन है। ये हो गया। एंडेमिक है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। देखिए अंटार्कटिका तो हम बोल दिए, तो ये कीवर्ड आपको नहीं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये कीवर्ड बन सकता है अगर आपको नहीं पता हो इसके बारे में। दूसरा बोला कि ओनली पेंगुइन है, स्पीसीज है जो कि ब्रीड करता है अंटार्कटिका में विंटर के सीजन में, ठीक है। ये विंटर के सीजन में ओनली पेंगुइन है, इसलिए कीवर्ड हो गया यहाँ पे कि और भी पेंगुइन से यहाँ पे ब्रीड कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि डिसअपियरिंग सी आइस impacts emperor penguin directly as the animals use it home base for the breeding session। तो ये जो जिस तरह से आइस जितना मेल्ट हो रहा है ना, जिस तरह से गायब हो रहे हैं, तो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट कर रहे हैं इन सारे पेंगुइन्स को। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं सही स्टेटमेंट इसमें है क्या। तो आपको ऑप्शन सी यानी 2 और 3 तो सही है, ये 3 भी सही है डिसअपियर वाला बात, और ये ओनली पेंगुइन वाला भी बात सही है, बट फर्स्ट गलत है क्योंकि ये आपको जो शॉर्टेज नहीं है, तो देख रहे हैं इतने टॉल होते हैं, ये बहुत टॉल होते हैं। जितनी पेंगुइन्स के जो स्पीसीज है ना उनमें सबसे ज्यादा टॉल पाए जाते हैं। तो इसका ये बहुत ही प्यारा सा देख ही पा रहे होंगे, पिंगू पिंगू बोल के हम लोग कार्टून वगैरह बचपन में देखा करते थे, तो उसी से रिलेटेड आप रिलेट कर सकते हैं। ये पिंगू जो है ना ये अंटार्कटिका से रिलेटेड है। पिंगू अंटार्कटिका में पाया जा रहा है काफी ज्यादा मात्रा में, जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार मतलब कगार पे आ गए हैं, ठीक है। इसीलिए ये पिंगू एम्परर पेंगुइन है, इसका नाम पर है एम्परर पेंगुइन, ध्यान दीजिएगा। जिसको ना एंटेनोनिडिड्स फोर्स्टरी भी बोला जाता है, एज उनका एक अलग बायोलॉजिकल नाम आप बोल सकते हैं, जो कि लिविंग पेंगुइन स्पीसीज है, एंडेमिक है कहाँ, अंटार्कटिका में, जैसा हमने डिस्कस किया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सांस कैंपेन से रिलेटेड है, जो कि हाल ही न्यूज में देखा गया था। तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मैं आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिल्ली से मतलब ये बहुत ही ज्यादा इलेक्शन के ड्यूरेशन में काफी ज्यादा ये न्यूज में भी बना था, ठीक है। सांस कैंपेन, तो ये आपको ऑप्शन ए यानी रिड्यूस करता है चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू न्यूमोनिया। सांस क्या है, एक कैंपेन है जो कि रिड्यूस करेगा चाइल्ड मोर्टेलिटी एट आपको न्यूमोनिया से रिलेटेड, जो भी बच्चे हैं ना 5 साल से कम के जो भी न्यूमोनिया से रिलेटेड मर रहे हैं ना, तो ये साइंस कैंपेन में इसी तरह से जागरूकता किया जाएगा और कैसे करके पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसे अवेयर किया जा सके वो देखा जाएगा। इसलिए सांस का जो फुल जो आपको एक्रोनिम है ना, वो आपको है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। और ये देखा गया क्योंकि न्यूमोनिया से रिलेटेड लगभग 15% ऑफ द डेथ होगा ना वो न्यूमोनिया की वजह से हो रहा है, जो 5 साल के कम वाले बच्चे हैं। तो इसलिए ये न्यूज में बना था, क्योंकि ये जो आ रहा है ना इलेक्शन के वक्त ना, ये सांस कैंपेन को बहुत अच्छे फेज में लाने का वहाँ पे जोर शोर से लाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए ये सांस कैंपेन के वक्त में क्या, ये दिसंबर जनवरी का सिचुएशन यानी दिल्ली में इलेक्शन का बात चल रहा था, उसी वक्त इस तरह का बात वही मैंने ये इशू काफी ज्यादा चल रही थी, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया आपको कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल से रिलेटेड। बहुत ही प्यारा सा टर्टल है, देखोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। ये आपको कोचिन आप समझ ही पा रहे होगे केरल से रिलेटेड है। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि ये जो टर्टल है इज एन एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज है, जो कि आपको एंडेमिक है इंडिया में, और ये रिसेंटली कोचिन फॉरेस्ट जो है ना वहाँ पे ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के सामने स्पॉट किया गया। तो ये अन्नामलाई यहाँ पे कीवर्ड हो गया आपको। तीसरा है कि IUCN के द्वारा इसको इंडेंजर्ड घोषित किया। तो इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या आपको ये वल्नरेबल है या एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये सारे आपको कीवर्ड यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। ये आपको एंडेमिक भी है, ये आपको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भी है, और ये एंडेंजर्ड भी है IUCN के लिस्ट में। तो ये सारी चीजें सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए फैक्चुअल थिंग्स था जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एनालिसिस वाले सेशन में डिस्कस किया है। तो 3 स्टेटमेंट फिर से यहाँ दिया हुआ है और आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप मेरे मॉर्निंग वाले क्लास को अच्छे से कर रहे हैं तो 80 से 90% ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे 100% सही करेंगे, मैं आपको इतना एश्योरेंस कर देता हूँ।
और यहाँ तो सही करेंगे, आप एग्जामिनेशन में भी जाके आप 95% चांसेस है आप आंसर वहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा बोल रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिए। अगर रिलीजियसली आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ में निराश नहीं होना पड़ेगा। ये मेरा आपको एक मोटिवेट करते हुए मैं आपको एक कुछ समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है वो डिवाइड करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। ठीक है, तो क्या सही बात है, ये एक्ट हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा है कि सिविल कंटेम्प्ट जो है ना इज द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, तो ये पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर है सिविल कंटेम्प्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये बोल रहा है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है वो फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी केस विच हैज बीन हियर्ड एंड डिसाइडेड इज नॉट कंटेम्प्ट। तो इस एक्ट के तहत में बोला जा रहा है कि अगर फेयर क्रिटिसिज्म कहीं पर किया जा रहा है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कंटेम्प्ट में मैं आंसर के बाद इसको थोड़ा सा एक अच्छे से आपको समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन सी, यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है क्योंकि पब्लिकेशन नहीं है। देखिए सिविल कंटेम्प्ट का मतलब हुआ, सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे बात हो ना, टिप्पणियां किया गया, बोला गया, पब्लिकेशन नहीं किया। ये क्या किया, विलफुल डिसओबीडियंस कुछ जो है वो किया गया। ठीक है, जैसे डिक्री करना, डायरेक्शन जो है उसको फॉलो नहीं करना, या उसके अलावा आप जो भी विलफुल ब्रीच कोई चीज किए हैं तब। ठीक है, बट आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है कि जब आप पब्लिकेशन आप किए हैं कोर्ट के बारे में, जज के बारे में, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके बारे में आपने कहीं पर किसी न्यूज़पेपर में कुछ गलत सलत छाप दिया है, तो बहुत सारे सुने भी होंगे एडिटर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जजेस लोग जितने भी है ना वो लेके आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, ध्यान दीजिएगा। स्पेशली होता है क्या, जब भी कुछ उल्ट ऊट पटांग अगर बोला जाता है ना कोर्ट के या जज से रिलेटेड, तब वैसा वो लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में न्यूज में आपने सुना था कि 5 जज हैं वो सामने आ गए थे, और जो चीफ जस्टिस दीपक प्रसाद जी थे उनके अगेंस्ट में वो आ गए थे कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ हमसे कुछ डिसीजन नहीं लेते। तो वो जो था, तो क्या वो भी एक जज के अगेंस्ट आए थे, तो क्या उनके ऊपर लागू होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? नहीं, क्योंकि वहां जज ही थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो ये उनके लिए नहीं है। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है, क्योंकि वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जाके उनके साथ उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब ये होता है। ठीक है, और ये एक्ट भी सही बात है, ये एक्ट के तहत ही ये चीज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अगले वीडियोस में ऐड ऑन करके लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको सिग्नल फिश से रिलेटेड। ये सिग्नल फिश से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ पे देखा गया। तो 4 आपको स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्नल फिश, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ये न्यूज में बना भी था। ठीक है, तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी केरला कोस्ट। देखिए आप अंडमान मन्नार और खम्बत में पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये जहाँ था खम्बट, ये सॉरी केरला कोस्ट में। सिग्नल फिश देख पा रहे हैं, इस तरह का ये टावर है, इसके टावर टाइप का एक लग रहा है ना, तो ये सिग्नल टाइप का इसलिए इसको बोला जा रहा है। और इसका जो मेनली इसका नाम है, इसको आपको है जो पेट्रोस्पुरम इंडिसियम। ठीक है, मैं मे भी शायद आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया, तो ये आपको गूगल कर लीजिएगा एक बार। और इसके फर्स्ट टाइम जो है ना, इसका जीनस आपको इंडियन वाटर्स में ही रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। ये लक्षद्वीप और केरला कोस्ट के अराउंड में ये देखा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक कलर पैटर्न है, जो कि इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। प्लीज आए हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर डिसलाइक आपको करने का मन, अगर नहीं आया पसंद, तो डिसलाइक करने का भी हक है आपको पूरी तरह से, बट कमेंट बॉक्स में मुझे रीजन जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियोस में मैं इसे सुधार करके ला सकूँ। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाया करेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।